हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले मोटरसाइकिल के बदले लोग घोड़े यूज करते थे और ग्रुप ट्रैवलिंग के लिए लोग घोड़ा गाड़ी यूज करते थे। तो उस टाइम पे अगर आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो या आपको कोई ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है जो घोड़े को तेज करने में मदद करे, या फिर ऑप्शन 2 ये, क्या आपको कोई ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने मिले जो एक मशीन बना रही है जिसमें घोड़ों की जरूरत होगी ही नहीं, उस मशीन को हम मोटर कार बोल देते हैं, जो कुछ ही महीनों में एक फैक्ट्री में पूरी तरह तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे सस्ते प्राइस में खरीद पाएंगे। तो आप इन दोनों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? तो आप में से बहुत लोगों ने सेकंड ऑप्शन चुना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ये है कि आप इन दोनों में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये आंसर बहुत लोगों को शॉकिंग लगेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में काफी एक्सपीरियंस होते हैं वो कैसे सोचते हैं, इस चीज को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट से एक्चुअल वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कौन से टाइप की कंपनी पिक करनी चाहिए। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने वोडाफोन के कुछ शेयर्स लिए थे और वो कह रहा था कि उसके स्टॉक से उसे कुछ खास प्रॉफिट मिला नहीं, लेकिन उसको प्रॉपर्टी और दूसरी जगह से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में एंटर तो कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन गलत टाइप के स्टॉक्स चुन लेते हैं जिनसे उनको लॉस होता है या फिर कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं, यानी कंपनीज अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि कंपनी अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज पे होती है, तो उसमें अलग अलग तरीके का रिस्क होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये 6 टाइप्स के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ 6 टाइप के स्टॉक्स नहीं होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन एक कॉमन स्टॉक्स के टाइप्स हैं जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो कौन से टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइप की कंपनीज होती हैं एमर्जिंग कंपनीज, यानी ऐसी जो काफी रिसेंटली शुरू हुई होती है और अपने एकदम शुरुआत के स्टेज पे होती है। तो ऐसी कंपनीज का यूजुअली कोई प्रॉफिट होता नहीं है, और अगर होता है तो बहुत ही छोटा सा होता है, और अक्सर इनका उसी स्टेज पे आईपीओ निकल जाता है। तो जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ हाइप या प्रेसिव पोटेंशियल की वजह से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके बिजनेस साइकिल के ग्राफ में ये कंपनी उस पहले वाले सेक्शन में आती है, क्योंकि इनका सेल्स अभी पिकअप करने वाला होता है। लेकिन जब भी कोई कंपनी कोई न्यू इंडस्ट्री में एंटर करती है और उसमें अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उसमें जल्दी से एंटर करते हैं। जैसे कुछ सालों पहले सिर्फ टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सभी कार कंपनी ऐसा कर रही है, और ऐसे इमर्जिंग स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ होती है और वो और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि उसको एक चीज में समझना बहुत जरूरी है कि हर 10 नई कंपनी इसमें से 9 कंपनीज फेल हो जाती है सिर्फ शुरुआत की 5-10 साल के अंदर ही। तो वीसी और एंजल इन्वेस्टर एक साथ ऐसे 10 या 20 या 50 कंपनी में साल भर में इन्वेस्ट करते थे, और इनकी सारी कंपनीज में से 2-4 कंपनीज तो सक्सेसफुल हो ही जाती है, जिससे उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आप कोई गिनी चुनी इमर्जिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं किया है, तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि जो कंपनीज फेल हो जाती है उनके स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। ये हमारी आज की दूसरी कैटेगरी है। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्हें हम उम्मीद वाले स्टॉक्स बोलते हैं, यानी जिनकी प्राइस क्रैश हुआ होता है। मतलब जब आईपीओ आता है तो लोग हॉट और ट्रेंडिंग सेक्टर समझ के इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एक कंपटीशन सीरियस होता है या वो कंपनी अपने बिजनेस में कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो प्रॉफिट कमाएगी कैसे, और धीरे धीरे उनका शेयर प्राइस डाउन आता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके शेयर प्राइस पहले हजारों रुपए का होता है, लेकिन अब वो 2 या 5 का हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इन्हें लॉटरी टिकट समझकर खरीद लेते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो इनके बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। इन स्टॉक्स को इन्वेस्टिंग की दुनिया में टर्न अराउंड स्टॉक्स कहते हैं, यानी इन कंपनीज को सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़ा चेंज करना होता है, जैसे मैनेजमेंट कोई चेंज करना पड़ेगा या बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा, तब जाके एक कंपनी को सक्सेस मिलेगी, वरना यूजुअली ये पेनी स्टॉक्स हमेशा क्रैश होते रहते हैं। और इसलिए वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि बोथ आर ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस मेड अस टू कंक्लूड दैट टर्न अराउंड सेल्डम टर्न। लेकिन जो रेयर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो इस चार्ट पे हाई ग्रोथ स्टेज पे पहुंच जाती है, जो हमारी आज की तीसरी कैटेगरी है। इनको हम फास्ट ग्रोवर्स या फिर मल्टी बैगर स्टॉक बोल सकते हैं।
क्योंकि अब ये कम टाइम में यानी कुछ ही सालों में आपको 10-20 गुना या 100 गुना रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही सेक्टर में आपको एक साथ 8-10 कंपनीज आपस में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। तो उन सारी कंपनीज में से कौन सी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कम और गैम्बलिंग ज्यादा होता है, और यही वजह है जो स्मार्ट और बुद्धिमान इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे सेक्टर से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन जब एक क्लियर विनर दिखने लगता है तब वो इस सेक्टर में एंटर करते हैं, जिसको हम लास्ट पॉइंट में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद चौथी कैटेगरी है बोरिंग ब्लू चिप कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो बहुत ही स्लोली ग्रो होती है लेकिन काफी स्टेबल और सेफ होती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक्स पिछले 20-22 सालों में सिर्फ 7 से 8 गुना ऊपर गया है, जो सिर्फ 10% का कंपाउंड रिटर्न होता है। या फिर अगर आप अमेरिकन कंपनीज की बात करो तो प्रोडक्ट एंड गैम्बल एक एग्जांपल है, जो पिछले 50-60 सालों से कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट रेट से ग्रो होती आ रही है, और इसके साथ में ये एक रेगुलर डिविडेंड इनकम भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसे स्टॉक्स में आप मल्टीबैगर प्रॉफिट शायद नहीं कमा पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल सेव रहेगा और वो एक अच्छे रेट से ग्रो होता रहेगा। तो जो लोग रिटायर होते हैं, जिनको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिसके बदले उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो ऐसी कंपनी चुन सकते हैं। फिर दोस्तों फिफ्थ कैटेगरी में जो कंपनी आती है डिक्लाइनिंग फेस में होती है, यानी एक जमाने में हाई ग्रोथ स्टॉक होता है और उनके प्रोडक्ट्स बहुत सेल हो रहे होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनका डिमांड गिर रहा होता है, जिससे उनका प्रोडक्ट नीचे जाता है और अल्टीमेटली उनके शेयर प्राइस भी नीचे गिरता रहता है। जैसे सारी ऑयल और पेट्रोलियम कंपनीज जैसे ONGC या कोल, या फिर पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो इनोवेट नहीं करती जैसे जेरोक्स या कोडेक एक्सेट्रा। तो इजी है कि सबसे बेस्ट कंपनीज वो होती है जो हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट के एंटर करती रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए 1990 में टाइटन कंपनी सिर्फ वॉच सेल करती थी, लेकिन जब मार्केट चेंज होने लगा और कंप्यूटर मोबाइल आने लगे तो उन्होंने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया ये फ्यूचर में ज्यादा वॉच का इतना डिमांड नहीं होगा, तो इन्होंने दूसरी बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और अभी टाइटन कंपनी का 80% प्रॉफिट ज्वेलरी बिजनेस से आता है। तो जब राकेश झुनझुनवाला ने ये चीज नोटिस की कि मैनेजमेंट कैसे कंपनी को ग्रो करने के लिए फोकस्ड है और वो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब गोल्ड और ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में शायद ही कभी आउट ऑफ फैशन होगा। या फिर यही चीज आपको बहुत सारी यूएस कंपनीज में भी देखने को मिलेगी। जैसे जब एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ये शुरुआत में सिर्फ कंप्यूटर्स बनाती थी, फिर उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, फिर जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ और हर इंसान के पास मोबाइल दिखने को लगा तो इन्होंने आईफोन लॉन्च किया। तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री में उन्होंने सबसे लेट एंट्री की थी, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है, क्योंकि जैसे ही इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड गिरने लगता है तो ये किसी न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री में एंटर करती है। डिक्लाइनिंग कंपनी के बदले फिर ये एक एमर्जिंग कंपनी बन जाती है, और साथ में जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ये अपने ब्रांड इमेज और क्वालिटी के साथ आती है, जिससे ये हमेशा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखती है। तो इस कंपनी की स्ट्रेटेजी को देखने के बाद वॉरेन बफेट ने इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जितना अमाउंट वॉरेन बफेट ने शायद किसी भी कंपनी में नहीं किया था, क्योंकि आज वॉरेन बफेट की कंपनी ब्रेकशायर हैथवे की ऑलमोस्ट 50% वेल्थ इस एक एप्पल कंपनी में है। या फिर अगर आप गूगल कंपनी को देखोगे तो पहले ये सिर्फ एक सर्च इंजन था, लेकिन फिर जब मोबाइल फोन मार्केट ग्रो हुआ तो इन्होंने एंड्रॉइड को परचेज किया और अब मेजॉरिटी फोर्स में गूगल एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड होता है। फिर जब लोग ज्यादा वीडियोस कंज्यूम करने लगे तो इन्होंने यूट्यूब को खरीद लिया और इन्होंने डाइवर्सिफाई करते करते गूगल मैप्स, गूगल मेल, गूगल क्रोम, गूगल क्लाउड और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। और आने वाले 10-20 सालों के लिए ये ड्राइवरलेस कार के लिए भी काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये गूगल लेंस में फोकस कर रहे हैं, जहां आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं होगी। आपकी स्क्रीन आपका लेंस होगा और आपके सारे फंक्शन आप वॉइस कमांड के थ्रू दे सकते हैं, और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, इमेजेस और यूजेस पैटर्न इनके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में पहले से ही लोड है। तो कल को शायद आप मोबाइल फोन के बदले वॉच यूज करने लगे या VR ग्लास को मोबाइल फोन की तरह यूज करने लगे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास हमेशा आपका सारा डेटा रहेगा, जिससे वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लोग फ्यूचर में क्या ज्यादा यूज करने वाले हैं, और फिर आपके लिए वैसी न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। तो ऐसी कंपनीज की खास बात ये होती है कि एक तरफ ये बहुत ज्यादा कैश और प्रॉफिट कमा तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यूसली इनोवेशन भी करते हैं। आने वाले 10-20 सालों के लिए तो अगर आप वोडाफोन या यस बैंक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, अगले 1-2 सालों में वो कहाँ होगी आपको वो भी नहीं पता। तो आप एक टाइप की गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि वो कंपनी खुद फ्यूचर को लेकर कुछ खास प्लानिंग नहीं कर रही
रही है और आप उससे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर प्रॉफिट देगी, लेकिन जब आप ये गूगल या एप्पल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इनके डिक्लाइन होने के चांसेस बाकी कंपनी से बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एक बहुत बड़ा अमाउंट R&D और इनोवेशन पर लगाती रहती है और इसलिए ऐसी कंपनीज में आपकी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो होती रहनी चाहिए। अब दोस्तों, ये वीडियो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिसर्च हमेशा खुद ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।